सुहेल अफरीदी को फारिग कर दिया जाएगा। और किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि जनाब उसकी एक तस्वीर उसकी दूसरी तस्वीर से मैच कर गई, तो हमने 9 मई में फिक्स कर देना है। वो जो एक तस्वीर है वो 9 मई की भी नहीं है, वो जो एक तस्वीर है वो उस जगह की भी नहीं है। एक बंदे की एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर के साथ मैच कर दें तो उसको 9 मई में सजा दे देंगे। मैं आपको अपने मोबाइल में से निकाल के अपनी 2 फोटोज दे देता हूं, आप दोनों दे दें फोटोज, और दे के लाहौर फोरेंसिक लैब वालों से कहें कि जनाब इसको बताएं ये एक ही बंदा है, वो आप कहेंगे जनाब एक ही बंदा है, तो क्या इसकी बुनियाद के ऊपर मुझे 9 मई में फिट कर देंगे? ये क्या बकवास है? आपको साबित करना पड़ेगा कि वो बंदा उस दिन उस जगह मौजूद था और ये काम कर रहा था। ये आप कैसे साबित करेंगे? इन लोगों पे मुकदमात भी नहीं है, ये मुकदमे का हिस्सा भी नहीं है बंदा, और इसको उठा के जनाब उसके अंदर फिट करने जा रहे हैं कि हमने सुहेल अफरीदी को हटाना है। ये एस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश है, एस्टेब्लिशमेंट को ये प्रॉब्लम है। देखिए ना, डीजी आईएसपीआर जिस लेवल तक पहुंच गए, उसके बाद डीजी आईएसपीआर और फौज की, यानी मुझे ऐसा लगता है वो जिद में हुकूमत चला रहे हैं ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिद कर रही है ना, जिद के साथ निजाम चला रही है, तो उनकी कोशिश है कि सुहेल अफरीदी को घर भेजे। तो मैं एक बात तो बड़ी क्लियरली आपको बता दूं कि सुहेल अफरीदी इमरान खान का एक खिलाड़ी है, और इमरान खान की टीम में बेशुमार खिलाड़ी हैं। अगर आप सुहेल अफरीदी को निकालेंगे ना तो हाथ मल मल के रोएंगे और हाथ लगा लगा के पछताएंगे। वजह यह है कि आपको इससे बड़ी मुसीबत आपके गले पड़ जाएगी, यह मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर सुहेल अफरीदी को निकालेंगे तो इससे बड़ी मुसीबत आपके गले पड़ेगी। और एक चीज और बताऊं, आपको यह लगता है कि आप आराम से निकाल के हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे, या आप ये हुकूमत घर भेज देंगे खैबर पख्तूनख्वा की, वहां कोई इमरजेंसी लगा देंगे, तो लोग आपको कहेंगे शाबाश जबरदस्त आपने काम किया? नहीं, लोग आपके गले पड़ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के लिए खैबर पख्तूनख्वा एक मुसीबत बन जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह वहां फंस जाएगी। ये बात एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। बहरहाल ख्वाहिशात अपनी जगह पे हैं, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ये हमेशा उल्ट पटांग हरकतें करते रहते हैं। तो देखते हैं अब इसमें क्या करते हैं। सुहेल अफरीदी ने जो स्टेटमेंट दिया, सुहेल अफरीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने जो बेहुरमती सिंध की अजरक और सिंधी टोपी की है, आप उन्हें कभी माफ ना करना। सिंध की आवाम ने जो मोहब्बत हमें दी है, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ये सुहेल अफरीदी ने वहां पे स्टेटमेंट दिया, सिंध के लोगों का शुक्रिया अदा किया और सिंध की हुकूमत से शिकवा किया। अब मुराद अली शाह साहब किस मुंह से मिलेंगे सुहेल अफरीदी को? क्या वो मुलाकात कर सकते हैं कि जनाब आए बैठे मिलते हैं हम? और अगर मिलेंगे तो किस मुंह से मिलेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। जितना जुल्म उन्होंने अपने सूबे में सुहेल अफरीदी और उनके साथियों के साथ किया कि एक वजीर आला की जान को खतरे में डाल दिया, और अब नासिर शाह साहब जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे थे, नहीं जी वो सेफ एरिया था, नहीं जी हमने उनको बचाया था, नहीं जी वो ट्रैफिक जैम थी। रात पुलिस वाले खुद बताते रहे कि हमें हुकूमत ने कहा कि सारे रास्ते बंद कर दो। वो 2 घंटे का रास्ता जो है ना, बिलावल को कभी आप निकाले ना हैदराबाद से यहां के लिए, तो ये 2 घंटे का टोटल रास्ता नहीं है, तो उसके ऊपर जो है 7-8 घंटे लग गए। ये अच्छा आपने प्रोटोकॉल दिया है। तो ये एक्चुअली मेहमान नवाजी के खिलाफ है, और जरदारी साहब ने सारी जो सिंध की रवायात है ना उनको तबाह करके रख दिया। यानी आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी भी कुर्बान कर दिया। पानी का मैं आपको सिंपली थोड़ा सा बता देता हूं कि देखिए, हमारे पास जो टोटल दरिया है उनमें से 3 दरिया तो अयूब खान ने दे दिए थे इंडिया को, रावी, सतलुज और ब्यास। चनाब और झेलम 2 बाकी दरिया रह गए। उन दोनों दरियाओं के ऊपर इंडिया ने हमारा पानी रोकना शुरू कर दिया। हम उम्मीद करते हैं हमारी फौज वो पानी छुड़वाएगी, लेकिन हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा, इस बारे में कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही। इंडिया हमारा पानी रोककर बैठा हुआ है, फिर पीछे रह जाता है, और उसकी पुराने दरियाओं की वजह से दरिया दाजल जो था वो भी खुश्क हो गया, और आपका पूरा जो सहराई इलाका है चोलिस्तान का और सराउंडिंग का वो सारा खुश्क हो गया। वहां पे एक दौर में खेती बाड़ी होती थी, अब खुश्क है। तो एक दरिया सिंध बचता है जो पंजाब को भी सैराब करता है और नीचे जाके सिंध वालों के सैराबी का भी काम करता है। अब दरिया सिंध का पानी 6 नहरों के जरिए से सहरा के अंदर ले जाया जा रहा है, जिसका पानी पहले इंडिया को दे दिया गया था। सहरा में जो है वो SIFC के तहत पाकिस्तानी जर्नैल जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे ज़रूरी एक्टिविटीज करना चाहते हैं। यहीं पे जो अरब ममालिक के बादशाह हैं वो शिकार खेलने आते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, ये पानी उन इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यहां से फायदा किसको होगा। तो जरदारी ने तो सिंध का पानी भी कुर्बान कर दिया ना। जो पानी सिंध को मिलना था वो दरियाए काबुल के ऊपर भी
क्योंकि दरिया काबुल का पानी भी दरिया सिंध में आता है। तो वहां पे भी अफगानिस्तान इंडिया के साथ मुशावरत कर रहा है एक डैम बनाने की, वहां पे भी एक डैम बनाया जाएगा, वो कोशिश कर रहे हैं मिलकर। तो सिंध का पानी कम होता चला जाएगा और सिंध का हारी जो है उसका सबसे बड़ा मुजरिम कौन होगा? आसिफ अली जरदारी, जिसने बाकायदा सिंधियों का पानी कुर्बान कर दिया सिर्फ इस चक्कर में कि आसिम मुनीर साहब मेरे बेटे को वजीर आजम बना देंगे एक दिन। तो बेटे को वजीर आजम बनाने की जिद में सिंधियों का पानी भी दे दिया, सिंध की रवायात भी कुर्बान कर दी। और जो इन्हें एस्टेब्लिशमेंट करती है ये आंखें बंद करके फौरी तौर पे उसके ऊपर अमल दरामद कर देते हैं कि किसी तरह से इनका बेटा जो है वो वजीर आजम बन जाए। नादरीन, अब एक सरप्राइज और आएगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूं, और अच्छा बड़ा तगड़ा सरप्राइज आएगा आपको। खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला सुहेल अफरीदी पहुंचेंगे, इनके और इनके साथियों का एक और मंसूबा है और वो आपको अगले चंद दिनों में पता चलेगा। तो एक और बड़ा सरप्राइज है जो पाकिस्तानियों को मिलेगा। तो स्ट्रीट मूवमेंट जो है ना वो तेज होती जा रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान इससे फौरी तौर पे जेल से बाहर आ जाएंगे, नहीं। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे जब तक कि छुड़वाया नहीं जाएगा। ये बात आप लिख कर रख लें कि आसिम मुनीर कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक छुड़वाया नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहा है ना, ये जो मोमेंटम बन रहा है, ये रोजाना की बुनियाद पे एस्टेब्लिशमेंट का सहर टूट रहा है, उसकी मिथ टूट रही है, वो कमजोर हो रहे हैं, वो ज्यादा बेनकाब हो रहे हैं और लोग उनके बारे में ज्यादा जानना शुरू हो गए हैं। वो रोजाना की बुनियाद पे शिकस्त खा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर एतमाद मिल रहा है। महमूद अचकज़ई साहब के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, यहां मुझे आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। उन्होंने कहा जी कोर कमांडर 12,000 फौजियों की कमांड करता है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस क्यों खुला था? लोग कैसे अंदर घुसे? हमारे फौजी जंग की किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने ये भी जंग की तरह खेला कि आओ इनको इस तरह फंसाओ। यानी अब महमूद खान अचकज़ई भी इस नतीजे पर पहुंचे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जिन्होंने 4 मार्शल लॉ लगाए, पहले वो इन पर माफी मांगे ना, फिर 9 मई पर माफी मांग ली जाएगी कि जनाब अगर आपने माफी मंगवानी है तो पहले खुद माफी मांगो कि 4 दफा आपने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया। इमरान खान जेल से कहता है कि अगर हम चोर हैं तो कमीशन बना दो, वही सजा दे दो, मगर कमीशन बना ही नहीं। क्यों नहीं बन रहा? कोर कमांडर का दफ्तर और गेट खुला हुआ क्यों था? ये उन्होंने फिर सवाल उठाया। उन्होंने कहा यह सब एक मंसूबा था, एक जाल था जो बिछाया गया था। हम लाहौर फतह करने नहीं, वोट के हक के लिए निकले थे। 8 फरवरी के इंतखाबात में अवाम का मैंडेट बेमिसाल जुल्म से छीन लिया गया। मसला इमरान खान नहीं, मसला अवाम की राय है। आइन को बार बार पामाल किया गया। यही जुल्म पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान किसी फर्द की नहीं, जुल्म के खिलाफ अवामी जिद्दोजहद की तहरीक है। यह भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी मुझे एक और खतरा है कि कुछ महीनों में आवाम के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है जिससे आपका घर चलता है, आप रिटायर हो जाएंगे, एक और सरकारी ऑफिसर आ जाएगा। यह मुल्क पाकिस्तानियों का 25 करोड़ लोगों का है। वो फैसला करेंगे कि इस मुल्क की पॉलिसी कौन बनाएगा और वो अपना फैसला वोट के जरिए से करके जिसको लेकर आएंगे वो पॉलिसी बनाएगा। अब ऑपरेशन की हमायत करे या मुखालफत करे, ये हक हासिल है पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, सियासी जमातों को, सियासी हुकूमतों को यह हक हासिल है कि वो जो पॉलिसी चाहे वो बनाए। किसी इदारे को पॉलिसी बनाने का हक हासिल नहीं है, वो बना नहीं सकते। और आपसे कबूलियत मांगी किसने है? यानी इससे फर्क क्या पड़ता है? आपके टोटल इदारे के सारे वोट भी इकट्ठे कर लें, 5-7 लाख वोट है और वो सारे के सारे इमरान खान को पड़ते हैं। अभी तो फौज के अंदर सर्वे करवाकर देख लें, 90% फौजी इमरान खान के साथ खड़े हैं। उन्हें पता है कि उनके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज्यादती कर रही है। तो उन्होंने कहा जी हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। आप जुर्रत चेक करें, आप दिलेरी चेक करें आपके, हमें कबूल नहीं है। ये तो कभी आमरों ने ऐसी बातें नहीं की, डिक्टेटरों ने ऐसी बातें नहीं की जैसी DGI-SPR करके चले गए कि हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं है। भैया आपका हैसियत क्या है आपकी? आप कैसे कह सकते हैं कबूल है या नहीं है? आप नहीं कर सकते इस पे बात। जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हमायत ना करे, भाई उनकी मर्जी है, वो करें हमायत या ना करें। वो मुखालफत करना चाहें तो मुखालफत भी कर सकते हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल राय है। आप उससे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, लेकिन आपको करना वही पड़ेगा जो आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहेगी। और इमरान खान की राय जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, एक्चुअली तो वो है जिसको सारे लोगों ने वोट डाला। ये तो आपने छीन लिया, जाली फॉर्म 47 देकर उससे उसका आपने हक छीना। बहरहाल ये एक सबूत के तौर पे ये बयान हमेशा मौजूद रहेगा।
और ये हॉन्ट करता रहेगा ये बयान पाकिस्तान की फौज को। ये मेरी बात आप आज लिख कर रख लें। नादरीन, ये एक जनरल तारिक खान साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब। उन्होंने भी स्टेटमेंट देते हुए कैटेगोरिकली कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं पाकिस्तान की, वो वापस लेकर आए तालिबान को, टीटीपी को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और मुराद सईद ने इसकी शदीद मुखालफत की थी, लेकिन ये वापस लेकर आए। ये बात एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा है और बाकी भी कह रहे हैं। कुछ तराशे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने रखी है, उसके अंदर ये एक खबर मेरे सामने है और ये है अगस्त 12, 2022 की। इस खबर में, ये 2022 की खबर है और अगस्त की खबर है। एज फाइटर्स रिटर्न के, अब क्योंकि लड़ाका लोग वापस आ रहे हैं। ये अगस्त 2022 में, इमरान खान की अप्रैल में हुकूमत चली गई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने के बाद दहशतगर्दों के वापस आने पे ये खबर छपती है। और इसमें कहते हैं पाकिस्तानियों को डर लग गया है कि तालिबान वाला माहौल दोबारा बनने जा रहा है। जनरल बाजवा अश्योर्स टेकिंग पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस ऑन तरीके तालिबान पाकिस्तान टॉक्स। जनरल बाजवा ने यकीन दिलाया कि वो पार्लियामान को तालिबान के साथ बातचीत पर एतमाद में लेंगे। ये खबर कब की है? ये नवंबर 9, 2021 की है, जब जनरल बाजवा ने यह प्लान बनाया था और उन्होंने कहा था, ये अखबारात में लिखा हुआ, इनमें किसी पे केस नहीं किया, ना बाजवा ने ना किसी और ने। और फिर एक और खबर, राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट, और ये एक नहीं बहुत सारे स्टेटमेंट है। राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है, इसके अंदर मरियम औरंगजेब का स्टेटमेंट है, इसके अंदर जरदारी साहब के हवाले से भी एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या DGISPR है, उनका एक प्रेस रिलीज भी है इसी के अंदर। और इन्हीं दिनों में अंदाजा कीजिए आप, जो साबित करता है कि तालिबान इमरान खान के दौर में वापस नहीं आए। एक भी दहशतगर्द इमरान खान के दौर में वापस नहीं आया, क्योंकि पॉलिसी बनी नहीं थी। यह पॉलिसी बनती है 6 जुलाई 2022 को। अप्रैल में हुकूमत गिरी, मई, जून, जुलाई, 3 महीने के बाद पॉलिसी बनती है। और ये जो पॉलिसी बनती है, इसकी खबर भी मेरे पास मौजूद है, ये देख लें आप। ये जनाब 7 जुलाई का अखबार है और ये एक्सप्रेस अखबार की कटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर डायलॉग स्टेज पर है। ये राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं। और फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने इसकी तफसीलात ये बताई कि तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से आला सतह की कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल होंगी। पार्लियामेंट इस मुज़ाकरात में शामिल होगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खदशात के इजहार पर बावजूद मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत प्री डायलॉग स्टेज पर है और तमाम जमातों ने कहा कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए। अस्करी क़यादत ने कहा कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो, और इस अमल की सियासी क़यादत और पार्लियामेंट ने हमायत की है। TTP से मुताल्लिक हतमी फैसला पार्लियामेंट का होगा। ये राणा सनाउल्लाह। कब? 6 जुलाई 2022। और तालिबान आते कब है? अगस्त 2022 में। यानी इमरान खान अप्रैल में जाते हैं, उनके जाने के बाद मई में मीटिंग्स का आगाज होता है, जून में डिस्कशन होती है, जुलाई में बाकायदा बड़ी मीटिंग होती है, अगस्त में तालिबान आना शुरू होते हैं। तो DGISPR इन तमाम सबूतों की और गवाहों की मौजूदगी में झूठे साबित हो गए। नहीं बोलना चाहिए था झूठ। ये देखें ना, जंग अखबार देख लें, पसंदीदा अखबार। TTP मुज़ाकरात हतमी फैसला पार्लियामेंट का। सिविल और अस्करी नुमाइंदों की कमेटी अफगान हुकूमत के साथ के ताउन से बातचीत कर रही है। कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। जरदारी भी मुज़ाकरात के हक में है। वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह की मीडिया को ब्रीफिंग। आइन और कानून के मुताबिक ही अमन लाएंगे, ये भी ब्रीफिंग। और इसमें एक और मजे की बात देखें, कौम और फौज की कुर्बानियों के बायस मुल्क में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा नहीं रहा। यानी ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में कोई दहशतगर्दी नहीं थी, खत्म हो गई थी, दहशतगर्दी खत्म हो रही थी, कोई मुनज़्ज़म ढांचा मौजूद नहीं था। और इन्होंने फिर उसके बाद दहशतगर्द मंगवाए पाकिस्तान में, खुद कह रहे हैं, और उसके बाद दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस आई। साबित हो रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, ये तमाम अखबारात में लिखा हुआ है। पहले ये कहते हैं जनाब, देखकर कौन कहता है खारजियों और दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए। भाई बात करने का तो आगाज आपने किया
एक एक बंदा, डीजी साहब गवाही दे रहा है कि जनरल बाजवा चाहते थे बातचीत करना और उन्होंने आगाज किया था। इमरान खान का स्टेटमेंट निकाल के दिखा देते हैं आपको। वो कहते हैं 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था। और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये 35-40 हज़ार लोग हैं जिनमें दहशतगर्द हैं, उनकी फैमिलियां मिला के ये 35-40 हज़ार लोग हैं। इनमें कुछ 5,000-7,000 के करीब वो लोग हैं जो मुसल्ला है, दहशतगर्द हैं। वो अगर हथियार फेंक के आते हैं और मामला हल होते हैं अफगानिस्तान के साथ मिलके, मकामी क़यादत और जिरगे वगैरह मिलकर करते हैं तो ठीक है, कर दें, लेकिन लोगों को एतमाद में लिए बगैर ये नहीं होगा। और फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब इसके ऊपर डिस्कशन की गई तो ये रिजेक्ट हो गया फॉर्मूला। ये बता रहे हैं मंसूबा पेश किया गया, मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ, लेकिन अब हक़ाइक़ के बरक्स तरीके इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी इस दौर में बसाए गए दहशतगर्दों की वजह से पैदा हुई है, जो इसी दौर में बसाए गए हैं। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहां और कैसे बसाए गए। ये इमरान खान साहब का एक दिन पहले का स्टेटमेंट है। ऐसा लगता है इमरान खान को एक दिन पहले पता चल जाता है कि DGI-SPR क्या करने वाले हैं। एक दिन इमरान खान ने इसी DGI-SPR को एक बात कही थी, तहरीक इंसाफ ने उसको आज इस दिन की मुनासबत से एक मरतबा फिर लगाया दोबारा। इमरान खान ने कहा था कि देखें ISPR साहब, मेरी बात ज़रा गौर से सुने, बल्कि आप इमरान खान के मुंह से सुने इमरान खान साहब ने क्या कहा था उस वक्त। देखिए ISPR साहब, मेरी ज़रा गौर से बात सुने। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, ज़रा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। ये इमरान खान साहब ने DGI-SPR को कहा था कि जनाब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, मुझे आप ये ना बताएं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूं, यहां पे एक ब्रीफिंग दी थी 5 जुलाई 2022 को आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने, DG ISI जनरल नदीम अंजुम ने और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद ने पार्लियामेंटेरियंस को यह बताया था कि तालिबान से हमारे मुज़ाकरात जारी है। और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। ये उमर अयूब साहब ने दोबारा सारा वाक़या बताया, और क्योंकि PTI इस्तीफे देकर चली गई थी, मुराद सईद ने आज बहुत बड़े बड़े पोल खोल दी और हर चीज़ निकाल के सामने फेंक दी। अब मुराद सईद को जवाब कोई दे नहीं सकता। वजह यह है कि ये सब उसके साथ हुआ है और वो इस चीज़ का गवाह है। ये क्यों ढूंढते हैं मुराद सईद को, यही तो वजह है। उन्होंने कहा जी आज मिलाकर DGI-SPR ने एक बाले जुर्म कर लिया, पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों को जगह दी गई है और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए इस एतराफ़ जुर्म के बाद। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 में फ़ौज ने बहुत कोशिश की कि मुज़ाकरात के नाम के ऊपर आबादकारी की जाए, इनको लाया जाए यहाँ पे और नई जंग शुरू करवाई जाए और सारा मलबा इमरान खान पे डाला जाए। लेकिन हमने दलाइल के साथ बात की और चैलेंज कर दिया इस मामले को और इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। ये मुराद सईद बता रहे हैं, यही बात इमरान खान कह रहे हैं और यही सारे हक़ाइक़, अखबारात, हर चीज़ ये बता रही है। फिर उन्होंने कहा रिजीम चेंज के अगले महीने PDM को इस मंसूबे पे ब्रीफिंग दी गई। हमारा तो रिजीम तब्दील हो गया अप्रैल में 2022 में। फिर मुराद सईद कहते हैं कि वहाँ पे आपने वेंटिलेटर हुकूमत ने कोई गुंजाइश ही नहीं थी, उन्होंने कोई मज़ामत नहीं की। तो वज़ीर दाखिला ने बाहर आकर इस मंसूबे के हक़ में ट्वीट भी कर दिए और बयानात भी दे दिए और अफ़गानिस्तान एक वफ़द भी भेज दिया गया। और हमने ये पूछा कि 80,000 लोग शहीद हो गए हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे ही धमकाया गया, मैं आवाज़ उठाता रहा। DG साहब, आपका ही इदारा मुझे फ़ोन करके कहता है स्टे आउट ऑफ इट, इससे बाहर रहो इस मामले से। मैंने जवाब दिया 80,000 शोहदा के बाद अपना अमन तबाह नहीं होने दूंगा। जिस तरह इंसानी जानों पर आप बयानियां बना रहे थे, बिल्कुल इसी तरह आपके इदारे ने प्रेस रिलीज उस वक्त जारी की जब मैंने कहा कि दहशतगर्द आ रहे हैं। मुराद सईद बता रहा है कि जब मुराद सईद ने कहा कि दहशतगर्द आ रहे हैं पाकिस्तान में, उस वक्त फौज ने प्रेस रिलीज जारी की और यह कहा कि दहशतगर्दी की वापसी की खबर झूठी है। वज़ीर दाखिला ने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया जब मुराद सईद ने यह मामला उठाया। फिर मुराद सईद ने बताया कि उन्होंने अवामी तहरीक चलाई उस वक्त, तो आप ही के इदारे ने फ़ोन करके कहा कि 48 घंटे में दे दें, हम ये बंदे वापस भेज देते हैं।